आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव सर। मित्रों देखिए, आज के प्रकरण में हम लोग मित्रों देखेंगे ये संधि क्या होती है, इस पे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। हम यस्टरडे 91 की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं मित्रों। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, ये संधि क्या होती है तथा संधि कितने प्रकार की होती है और संधि कैसे कैसे हमारे आपके टेट, सुपर टेट आदि में पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जी मित्रों, आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न ये उठता है मित्रों, जैसे मैंने आपके सामने लेकर के आया कि संधि शब्द कैसे बना हुआ है। तो देखिए, संधि शब्द जो होता है इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? ये सम उपसर्ग है। और कहते हैं धा धातु है, ये धातु चिन्ह है मित्रों, और की प्रत्यय है। की प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या होता है? ये पुल्लिंग होता है। कहने के लिए भले कह लिया जाता है कि संधि होती है, लेकिन की प्रत्यांश शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो संधि शब्द में कौन सा लिंग है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर इसमें ये पुल्लिंग का शब्द है। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि देखिए, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये स्वर संधि होती है, स्वर को अच भी कहते हैं, और व्यंजन संधि होती है, व्यंजन को हल भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। तो ये संधियाँ कितनी होती हैं? ये 3 होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये कहा जाता है मित्रों कि जब स्वर का यदि स्वर के साथ योग हो तो उसे कौन सी संधि कहते हैं? कहते हैं लड़की पक्ष के ससुर के सुर और लड़के पक्ष के ससुर के सुर मिलकर के क्या होते हैं? ये स्वर संधि होते हैं, ससुर संधि होते हैं, स्वर संधि होते हैं। जी मित्रों, इसी बात को अच प्रत्याहार से ये बांधा गया है। अच प्लस अच बराबर क्या होता है? ये अच संधि होती है। अब आपके पास जितना भगवान बुद्धि विवेक दिए हों, आप इसको घाट पांच करते हुए ये मेल मिलाप करा सकते हैं। हम कहते हैं स्वर प्लस अच बराबर क्या होगा? ये अच संधि होती है। इसी तरह कहते हैं ये अच प्लस स्वर बराबर कौन सी संधि होगी? ये स्वर संधि होती है। तो जितने तरीके से आप मिला सकें, समझ रहे हैं, ये कहने का भाव ये है कि जितने तरीके से आप इसको मेल मिलाप करा सकें। जी मित्रों, ऐसे ही व्यंजन के बारे में भी कहा जाता है कि व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर क्या होता है? ये कहते हैं व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? ये व्यंजन संधि होती है। मित्रों ध्यान दीजिए, व्यंजन को हल प्रत्याहार के अंतर्गत बांधा गया होता है, तो हल प्लस हल भी कह सकते हैं। तो हल प्लस हल बराबर क्या होता है? ये हल संधि होती है। इसी बात को ध्यान दीजिए, ये यदि व्यंजन का स्वर के साथ योग कराया जाए, व्यंजन प्लस स्वर बराबर क्या होता है? ये व्यंजन संधि होती है मित्रों। इसको हर आदमी नहीं जानता है, भूल जाता है। इसको हम हल भी कह सकते हैं। हल प्लस ये कहते हैं अच, हल प्लस अच बराबर क्या होता है? ये हल संधि होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर अच्छा ये बताइए, यही अच अथवा स्वर इधर कर दें और व्यंजन इधर कर दें तब क्या होगा? देखिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी तक हमें आपको नहीं दिखाई देता है, तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे वाकधन ईसा दिखता है, देखिए व्यंजन इधर होता है, स्वर इधर होता है, तो भी क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। यही सही तरीका है और यही हमें आपको चारों जानना है। तो ये दो तो हर आदमी जानता है, ये दो हर आदमी नहीं जानता है, भूलने लगता है। तो इसलिए हमें आपको ये चारों जानना है मित्रों, जिससे भूलने न पाए। इसके बाद कहते हैं विसर्ग के लिए कहते हैं मित्रों, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग प्लस कहते हैं विसर्ग के बाद क्या आवे? ये यदि स्वर आवे, विसर्ग प्लस स्वर बराबर क्या होता है? ये विसर्ग संधि होती है। और इसी को ही क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि अच आवे तो क्या होता है? ये विसर्ग संधि होती है। इसी तरह कहते हैं विसर्ग प्लस व्यंजन बराबर क्या होता है मित्रों? ये विसर्ग संधि होती है।
इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं विसर्ग प्लस हल बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब आता है सर ये विसर्ग संधि होती है। तो ये अपने आप में ये स्वर व्यंजन और विसर्ग का ये मिल करके ये होते हैं, ये तो अपनी परिभाषा होती है। मित्रों इसमें जो प्रश्न उठाया जाता है उठता है कि संधि के पहले क्या होता है, तो संधि के पहले संहिता होती है, जिसको केवल सुन भर लीजिए। ये संहिता का मीनिंग होता है ये रजामंदी, और इसके लिए कहा जाता है परः सन्निकर्ष संहिता। दो वर्ड जब करीब में आते हैं, समीप में आते हैं, पास पास में आते हैं, तो उसी को संहिता कहते हैं। और संहिता का मतलब ही यही होता है कि दोनों सार्थक वर्ण करीब में आए तब वो संहिता होता है। जैसे मैंने आपसे कहा इधर कोई वर्ण है और इधर कोई वर्ण है, तो ये थोड़ा सा ये इधर चलता है और ये थोड़ा सा इधर आता है। ये देखिए दोनों के मध्य एकदम करीबीपन मेंटेन होता है, उसी को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अर्थात ये भी सार्थक वर्ण होने चाहिए, ये भी सार्थक वर्ण होते हैं, तो संहिता होगा। और संहिता होने के तुरंत बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई न कोई एक नया वर्ण हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं? संधि। तो आपसे पूछा जाए कि संधि के पहले का जो स्टेप होता है उसे क्या कहा जाता है, तो हमारा आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि सर जो है ये संहिता होती है। और जो संहिता होगी तभी संधि होती है, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो। अर्थात कोई भी संधि आप जान रहे होते हैं तो संधि के पहले का जो स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। जैसे कोई कह दे बालक में संधि बताओ, तो कह दीजिए बालक में जब आप संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। और समास में क्या होता है? कहते हैं ये विग्रह होता है। तो जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों जो शब्द होते हैं सार्थक होने चाहिए, तभी संधियां होंगी, नहीं तो सार्थक नहीं होगा, संहिता नहीं बनेगा, संहिता नहीं बनेगा तो संधि होगी ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों, जैसे मैंने आपसे उदाहरण स्वरूप दिया कि अका सवर्ण दीर्घ क्या होता है, तो देखिए अका सवर्ण दीर्घ के लिए कहा जाता है मित्रों अकः सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र ये कहता है अका सवर्ण दीर्घ, ये सूत्र ये कहता है मित्रों कि अक प्रत्याहार के बाद ये सवर्ण अक प्रत्याहार का वर्ण आता है तो सवर्ण दीर्घ अक प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ ई उ री और री, यही तो आते हैं, आपके 5 वर्ण आते हैं। अब अक से यहाँ चाहे हरस्व आए चाहे दीर्घ ये आए ये आए, यहाँ से कहने का भाव ये होता है चाहे हरस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे हरस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे हरस्व हो चाहे दीर्घ हो, समझ रहे हैं? ये अक में ये मान लिया जाता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के तहत कि ये सबका बोधक होता है, इसलिए हरस्व से हम लोग ये आ का भी बोध कर लेते हैं। तो अक के बाद क्या आवे, ये कहते हैं सवर्ण अक, अर्थात सेम टू सेम वही वर्ण आवे। यदि आवे, ई आवे, उ आवे, री आवे और री आवे, वही सिस्टम चाहे हर्ष वाला आवे चाहे दीर्घ वाला आवे, क्योंकि री इसका तो हो जाएगा लेकिन री का दीर्घ नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा जी मित्रों। तो अब क्या हो जाता है, ये दीर्घ हो जाता है, अर्थात आपको कहना होगा कि सर ये सवर्ण दीर्घ कह लीजिए, सवर्ण दीर्घ अक प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। इसका मतलब अक के बाद ये सवर्ण अक आता है तो सवर्ण दीर्घ अक हो जाता है, अर्थात आ हो जाता है, ये ई हो जाता है, उ हो जाता है, ये री हो जाता है। इसका केवल एक ही होगा क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तो ऐसी स्थितियां व्याप्त हो जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे उदाहरण देते हैं हरस्व मिलकर क्या हो जाता है, ये दीर्घ आ, ये दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ मिलके क्या हो जाता है, ये दीर्घ आ हो जाता है। ये हरस्व आ प्लस दीर्घ आ मिलके क्या हो जाता है, ये दीर्घ आ हो जाता है। इसी तरह दीर्घ आ प्लस हरस्व आ मिलके क्या हो जाता है, ये दीर्घ आ हो जाता है। मित्रों ध्यान दीजिए, कहते हैं छोटकवा सियार बड़कवा सियार, बड़कवा सियार, बड़कवा सियार बड़कवा सियार, छोटकवा सियार बड़कवा सियार, बड़कवा सियार छोटकवा सियार, बड़कवा सियार, छोटकवा देवर छोटकवा देवर, बड़कवा देवर, बड़कवा देवर बड़कवा देवर, बड़कवा देवर, छोटकवा देवर बड़कवा देवर, बड़कवा देवर, बड़कवा देवर छोटकवा देवर, बड़कवा देवर। तो देखा जाए तो ये सब हसूरे तैयार हो रहे हैं। इसी तरह ई का भी बनाएं, हरस्व दीर्घ दीर्घ, हरस्व दीर्घ दीर्घ दीर्घ, बातें बन जाएंगी। उ का भी बन जाएगा, री का भी बन जाएगा, लेकिन केवल री की बात होती है। री का केवल एक बनेगा, री प्लस री बराबर क्या होगा,
ये री, क्योंकि इसका क्या नहीं होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, तो इसका केवल एक ही बनेगा। इसका मतलब ये जो भाभी है ये केवल री रूपी देवर के साथ घूम सकती है, टहल सकती है। ये आ के साथ नहीं चल सकती है, ई के साथ नहीं चल सकती है, ऊ के साथ नहीं चल सकती है, और री के साथ भी नहीं चल सकती है। जी मित्रों, अब आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था दैत्यारी, क्या पूछा गया था, ये दैत्यारी शब्द पूछा गया था। दैत्यारी पद में कौन सी संधि है? देखिए यदि हम आप देखते हैं तो दैत्यारी पद में कौन सी संधि है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। दैत्यारी में यहीं पर संधि स्थल है। जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये टूटेगा आपका दैत्य प्लस अरि। देखिए दोनों शब्द अपने आप में अर्थ दे रहे हैं। दैत्य दानव हम लोग सुने हैं, और ये अरि माने क्या होता है, ये शत्रु। अब आपका दिमाग जा सकता है कि सर आरी भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अरे भगवान, आरी का मतलब है, समझ रहे हैं, ये हिंदी में आरी माने काटने वाला कहते हैं, ये संस्कृत में जो हो लकड़ी काटी जाती है उसको क्या कहते हैं, काष्ठकर्तनी कहते हैं। इसलिए ये अरि है, अरि का मीनिंग क्या होता है, शत्रु होता है। और दोनों शब्द सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। जब आप सार्थक दोनों देख लेते हैं तो इसका मतलब आप इसको अब करीब में लाइए। तो अब जब तोड़ेंगे तो दैत्य से क्या निकल के आएगा, आपका आ आएगा, इधर से आपका अरि आएगा। तो वही मीनिंग है। देखिए दोनों करीब में आते हैं, समीप में आते हैं तो आप संहिता कहते हैं, और संहिता के बाद क्या होता है, ये आपका संधि शुरू हो जाता है। तो इन दोनों के स्थान पे कौन सी संधि हो जा रही है, ये छोटकवा छोटकवा मिलके क्या हो जाएंगे, ये बड़कवा हो जाएगा। तो इधर से आप क्या उतार लेते हैं, दैत्य को उतार लेते हैं हल सहित, और इन दोनों के स्थान पर आ को ले लेते हैं। इधर क्या बचा है, इधर आपका री बचा है। मित्रों ध्यान दीजिए, लोग झटके में बोल देते हैं अरि आएगा, जबकि केवल री बचा है, तो वही आएगा जो अवशेष होता है। अब इसको आप मिला दीजिए, मिलाते समय ये जो आएगा इसकी मात्राएं इस पे लगेंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या में आ लगा दीजिए, तो दैत्य, और इधर से री बन गया आपका दैत्यारी। तो दैत्यारी पद में कौन सी संधि है, ये आपका दीर्घ संधि है। इसी तरह कहते हैं एक शब्द है श्रीसह, कौन सा शब्द है, श्रीसह शब्द है। देखिए इसको भी तोड़िए, इसका संधि विच्छेद यही होगा, तो ये क्या होगा, श्रीधन ईसह। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसको हम ह्रस्व क्यों नहीं कर दिए। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि श्री से मीनिंग आ रहा है, किसी के नाम के सामने यही श्री लिखा जाता है और ये अपने आप में सम्माननीय होता है। यहाँ ह्रस्व इकार वाला सिस्टम नहीं देखे होंगे आप। और यही सिस्टम यहाँ ईसा माने होता है मालिक, और इसके लिए क्या होता है, दीर्घ इकार होता है। तो इसको जब आप तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये ई आएगा, और इधर से आप ले लेते हैं इस। तो देखिए मित्रों, देखिए अब संहिता होगी कि नहीं, संहिता होकर के इसके बाद आपका संधि हो जाएगी। तो संधि अका सवर्ण दीर्घ से, ये बताइए बड़कई बड़कई मिलकर क्या हो जाएगा, ये बड़कई हो जाएगा। तो इधर से आप सर को उतार लेते हैं, और इन दोनों के स्थान पे इधर से क्या बचा है, स। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो इसमें ये मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा श्री, इधर से स, बन गया आपका श्री स। तो श्री स पद में कौन सी संधि है मित्रों, ये अका सवर्ण दीर्घ सूत्र से ये दीर्घ संधि है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि विष्णुदय शब्द बनाइए, विष्णुदय, देखिए संधि में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें आपको संधि विच्छेद पर ही दिमाग टारगेट करके चलना है। देखिए यही संधि स्थल है, तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका विष्णु प्लस उदय। मित्रों ध्यान दीजिए, उदय विष्णु ये है, दीर्घ नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि विष्णु हो लक्ष्मी के पति एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व उकार उदय होता है, न कि उदय होता है। समझ रहे हैं, इन्हीं शब्दों पर ठमक करके एनालिसिस करते हैं, और ये जानकारियाँ हमें आपको साहित्य के ग्रंथों से मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य पहले है, व्याकरण बाद में। जो साहित्य में जैसे शब्द प्रचलित होता है उसी के अनुरूप चलना होता है, और जिसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा परिचय होता है वह उतना ही अच्छा जो है संधि विच्छेद कर ले जाता है। तो अब आप इसको तोड़ डालिए, जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा विष्णु, इससे आप निकाल लेते हैं ओ, और इधर से लेंगे आप उदय। मित्रों देखिए अब इन दोनों के स्थान पर वही सिस्टम, संहिता करने के बाद आप अका सवर्ण दीर्घ से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये छोटकवा छोटकवा मिलके क्या हो जाएगा, बड़कवा हो जाएगा। तो इधर से आपका क्या आएगा बताइए, विष्णु को उतार लेंगे ऐसे ही,
हलंत सहित। इन दोनों का स्थान पे आ गया है, इधर से क्या आएगा आपका दया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा ये मात्रा आकर के इसमें जुड़ती है तो क्या बन जाएगा बताइए, ये आपका बन जाएगा विष्णु दया। तो विष्णु दया पद में कौन सी संधि है, आपका जवाब आता है सर ये जो है दीर्घ संधि है। इसी तरह कहते हैं जैसे ये आपके होत्रिकार, 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 इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यही संधि स्थल है होत्री प्लस रिकार है। बन गई बात। अब इसको तोड़िए, तोड़ेंगे होत री को आप बाहर निकाल लिए, इधर से क्या लेंगे आप रिकार है। तो वही बात संहिता संज्ञा करके री मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ री। तो इधर से आप होत को उतार लेते हैं, इधर जो बचा है क्या बचा है कार है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा होत्रिकार है। इसी तरह कृकारा भी बन जाएगा। तो होत्रिकारा पद में कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है मित्रों, आकाशवर्णे दीर्घ से। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा सर री का भी उदाहरण बता दीजिए। देखिए री का इसलिए उदाहरण नहीं बनता है क्योंकि उसका दीर्घ होता ही नहीं है, ये समर्था दिखाना होता है। तो इस री के स्थान पे आप री लिख सकते हैं, तो ये ता आधा हो जाएगा, इस री के स्थान पे आप री को दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब बातें टीजीटी पीजीटी आदमी पूछा जाता है। यहाँ एक वार्तिक है रीति सवर्ण रीतिवा ऋत सवर्ण ऋतवा, इस वार्तिक के तहत बनता है। जी मित्रों, तो ये रहा आपका आकाशवर्णे दीर्घ है। इसके बाद मित्रों आता है ये आद गुण। कौन सा सूत्र आता है आद गुण। जैसे आद गुण कहते हैं तो तुरंत मन में आता है पहले अदेय गुण को देख लीजिए। ये अदेय गुण केवल चर्चा कर देते हैं बस, ये अदेय गुण गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। और इसमें पूछा जाएगा ये कैसा सूत्र है अदेय गुण, तो आपको बताना होगा ये संज्ञा सूत्र है। और ये जो आद गुण है ये कैसा सूत्र है, ये आद गुण है, ये गुण संधि सूत्र। कैसा सूत्र है, ये संधि सूत्र है। तो यही हमें आपको पढ़ना है क्योंकि आद गुण से ही गुण संधि होती है। जैसे संज्ञा की बात करते हैं तो इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, ये भी कभी पूछा गया है। तो गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं। कौन कौन से, अ होता है, ए होता है और ओ होता है। जी मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन होते हैं तो आपको बताना होगा कि 3 होते हैं, अ होता है, ए होता है और ओ होता है। बता ले जाएंगे। अब जो गुण बनते हैं यह कितने तरह से दिखते हैं, तो गुण हमें आपको जानते हैं ये 4 तरह से दिखते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये कौन कौन, तो आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर, और आ प्लस री बराबर ये अल होता है। यही 4 होते हैं मित्रों। देखिए एक है उच्चारण स्थान क्या कहे जाते हैं, हम लोग जानते हैं ये कंठ और तालु। एदैतो कंठ तालु, ओदैतो कंठोष्ठम। ये आ और रा का कंठ और मूर्धा, इसका हा कंठ और दंत। तो ये उच्चारण स्थान के तहत भी आप बात को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात कि यहाँ चाहे आ हो चाहे आ हो, यहाँ चाहे ई हो चाहे ई हो, ये चाहे हरस हो चाहे दीर्घ हो, ये ए ही होगा। वही सिस्टम यहाँ भी, वही बातें यहाँ भी। अब इसको कैसे याद रखा जाए, ये आ और ई मिलकर के ए होगा, आ और मिलकर के ओ होगा, आ और ई मिलकर के अर होगा, आ और ई मिलकर के अल होगा। इसको ये जल्दीबाजी में बोला जाए, शीघ्रतम बोला जाए तो वही सिस्टम निकल के आता है जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। जैसे कहते हैं अल, तो ये अयाना है, ये अवाना है, ये अरराना है, ये अललाना है। अयाना, अवाना, अरराना और अललाना। जो जितना अच्छा करेगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। जी मित्रों, अब आइए हम लोग इस पर उदाहरण सॉल्व करते हैं। जैसे कहते हैं उपेंद्र, उपेंद्र। देखिए इसका संधि विच्छेद यही है संधि स्थल, तो उप प्लस इंद्र।
अब मन में आता है कि यहाँ उपा कर दे, उपा नहीं होता भाई, क्योंकि उप का अर्थ आता है। और यहाँ इंद्र नहीं होता, क्या होता है, इंद्र होता है, क्योंकि इंद्र का मीनिंग आ रहा है। तो इसको आप तोड़ डालिए। जब इसको आप तोड़ते हैं तो इससे क्या निकाल लेते हैं, आ, इधर से क्या लेते हैं, इंद्र है। तो देखिए आ और ई वही बात, संहिता संज्ञा, और आद गुण से क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। तो इधर से आप लाते हैं उप, और इधर क्या बचा हो, आधा न और द्र। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो प में ए लगाइए तो क्या हो जाएगा, उपे, और इधर से आधा न और द्र। तो ये बन गया आपका उपेंद्र। तो उपेंद्र पद में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब आता है कि उपेंद्र पद में गुरुजी ये गुण संधि है। कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। ऐसे एक शब्द है रमेश शब्द है। कौन सा शब्द है, रमेश शब्द है। तो आइए इसको देखते हैं, रमेश को भी देख लेते हैं मित्रों। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा तथा रमेश से बोधित क्या होता है, इसमें कौन सा पद पूर्व होगा तथा कौन सा पद पर होगा। देखिए कहते हैं रमेश, तो संधि स्थल कहाँ है, यही है ना, तोड़िए इसको। तो ये क्या बनेगा, रमधन ईसा होगा कि रमाधन ईसा। तो आप कहते नहीं सर, रमा करिए क्योंकि अर्थ देना चाहिए, इधर ईसा करिए क्योंकि इसका भी अर्थ आना चाहिए। क्या भाई, इसको तोड़िए, तब रम कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, आ, इधर से क्या लेते हैं, ईसा। पकड़ में आ गई बात। तो वही बात संहिता संज्ञा, देखिए यहाँ तो आ और ई आ रहा है, लेकिन चाहे हरस हो चाहे दीर्घ हो, क्या होगा, ए ही होगा। तो आ ई मिलके क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इधर से आप रम को उतार लेते हैं, इन दोनों का स्थान पर ए, इधर क्या बचा है, स। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो बन आएंगे, तो मा में क्या जाएगा, ए, इधर से आपका स। ये बन गया आपका रमेश। बन गई बात नहीं भाई। तो रमेश पद में कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं वृक्षोपरि, कौन सा शब्द, वृक्षोपरि, वृक्षोपरि। देखिए वृक्षोपरि शब्द है, इसमें संधि स्थल हमें आपको पकड़ना है। मित्रों ध्यान दीजिए, यहां पर जब आप पकड़ते हैं तो यही संधि स्थल है, टूटेगा तो वृक्ष आपका इधर भगेगा, वृक्ष हो कि वृक्षा, क्योंकि वृक्ष का मीनिंग आ रहा है। इधर जो है ऊपरी हो, ये हरस उ से शुरुआत होता है ऊपरी का। तो जब ये आप संधि विच्छेद कर लिए तो फिर बचता ही क्या है बताइए, तब इसको हल कर देंगे। इसमें से आप क्या निकालेंगे, आ, इधर से ले लेंगे ऊपरी। तो ये बताइए वही बात, संहिता संज्ञा आदगुण से ओ हो जाएगा। इधर से लेते हैं वृक्ष, इन दोनों के स्थान पे ओ, इधर क्या बचा है, परि। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, छा में ओ की मात्रा लगेगी, वृक्षो, इधर से परि। तो वृक्षोपरि में है, कौन सी संधि है, तो आपका जवाब आता है सर ये गुण संधि का है। इसी तरह कहते हैं कृष्णार्धी, कौन सा शब्द है, कृष्णार्धी। कृष्णार्थी, देखिए ये रेफ दिख रहा है, आ दिख रहा है, अर होता है। अब अर कहाँ होता है, आ और री के स्थान पे होता है। इसका मतलब इधर वाले में आ कर दिया जाए, इधर वाले में री कर दिया जाए। तो इधर जो है कृष्ण में आ कर दिया जाए, आ इधर री से शुरुआत कर दिया जाए, रिद्धि कर दिया जाए। रिद्धि सिद्धि गणेश की पत्नी अस्ति चेत। तो तोड़िए इसको। जब इसको आप तोड़ते हैं कृष्ण को, तो इससे क्या निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, आ निकाल लेते हैं। इधर से आप किसको निकालते हैं, रिद्धि को। अब बताइए बातें बनी कि नहीं, संहिता संज्ञा अर कर दीजिए। इधर से क्या आएगा, कृष्ण, हल, इन दोनों के स्थान पे अरा ही गया है। इधर क्या बचा है, धी। अब इसको जोड़िए, थोड़ा में आयत, ये तो आप मतलब कंप्लीट हो गया आपका। ये रेफ कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, ये यहाँ चला जाएगा, बन गया कृष्णार्धी। यहाँ एक न्याय कार्यकर्ता है, कहते हैं रेफर्स उद्गमनम जल तुम क्या न्याय। जैसे सूखी लौकी पानी में डुबोइए तो भुक से वो ऊपर आ जाता है, ऐसे ही साइकिल के ट्यूब में हवा भर दीजिए और उसको नीचे डुबोइए, देखिए वो भड़ोक से ऊपर चला आता है। तो इसलिए ये रेप के बाद ये व्यंजन होता है तो रेप कहाँ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। जी मित्रों, ऐसे ही महाधन ऋषि बनाएंगे तो देखिए महाधन ऋषि देख ही लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूज में आ जाते हैं। जब महर्षि बनाना होता है
तो अब महर्षि में इसका संधि विच्छेद, ये रेफ दिख रहा है, यहाँ पर अ दिख रहा है, तो आ री नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, महा होता है, आ और री का योग होता है, क्योंकि महा शब्द होता है, श्रेष्ठ के लिए महा होता है, न कि मह। महाधन ये ऋषि करेंगे तब आपको महर्षि बनेगा। और ये भी जब आप इसको तोड़िए तो तोड़ लेते हैं तो आप क्या निकाल लेते हैं, आ को कि आ को इधर से क्या लेते हैं आप, ऋषि। अब इन दोनों के स्थान पर देखिए, ये संहिता करके आदगुणों से क्या कर लेते हैं, आ री मिलकर के अर होता है, जबकि लोग झटके में जानते हैं क्या कह देते हैं, आ री देख करके बोल देते हैं आर होता है, जबकि क्या होता है, अर होता है। तो इधर से आप मह को उतार लिए, हलत लगा दिए, इन दोनों के स्थान पे अर, और इधर जो बचा हुआ क्या बचा है, ये सी आपको बचा है, उतार लीजिए। अब जोड़िए तो हा में आएगा तो ये हा आपका कंप्लीट होगा, और रेप कहाँ जाएगा, ये सी के ऊपर चला जाएगा, बन गया आपका महर्षि, देवर्षि, वसंत ऋतु, परम ऋतु इत्यादि। बहुत ढेर सारे उदाहरण बनते हैं। इसकी बात कहते हैं मित्रों तवल्लकार। अल का उदाहरण क्या है, तवल्लकार। अब देखिए इसमें अ अल्लाह दिख रहा है, तो अल कहाँ दिखता है, इधर वाले पे अ और इधर वाले पर ये री हो, तभी तो हमें अल मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो, इसका संधि विच्छेद तव प्लस लिकार है। पकड़ में आ गई बात। अब देखिए इसको तोड़िए, तो वाह को हल किए, क्या निकाल लिए, अ, इधर से ले लेते हैं लिकार है। मित्रों देखिए वही बात, संहिता संज्ञा और आदगुणा से बताइए, अली 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 क्या हो जाएगा, यल होता है, आर और अल हलंत होते हैं, आप जानते ही है। तो इधर से किसको उतारेंगे, तव को, इन दोनों के स्थान पे अल, इधर क्या बचा है, कार है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो वाह में आया तो मान लीजिए कंप्लीट हो गया। वह अल्लाह के बाद कोई स्वर नहीं है तो इसलिए लटका ही रहेगा, अकार बन गया तवल्ल कार। तो तवल्ल कार पद में कौन सी संधि रही, ये गुण संधि। मित्रों ऐसे ही वृद्धि संधि की भी चर्चा की गई है। जैसे इसका सूत्र है, ये कहते हैं संज्ञा करने वाला भी सूत्र वृद्धिरा दैच। ये कौन सा सूत्र है, वृद्धिरा दैच, ये संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और ये संधि सूत्र है वृद्धि रेची। अब हम लोग संधि पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें संधि का सूत्र पकड़ना है। ये कैसा सूत्र है, वृद्धि संधि सूत्र है, यही हमें आपको पढ़ना है। जैसे गुण संज्ञक वर्ण 3 देखे थे, वैसे ही यदि मैं आपसे पूछूं अच्छा ये बताइए वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो आपका जवाब आता है कि सर वृद्धि संज्ञक वर्ण जो होते हैं ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। आ होता है, ये आई होता है और औ होता है जी। अब प्रश्न उठता है कि आ अथवा आ के बाद, आ अथवा आ के बाद ए अथवा आई आए तो क्या हो जाता है, ये आई हो जाता है। इसके लिए कितनी चुनाइयाँ होती हैं, 2 चुनाइयाँ होती हैं। इसमें कहते हैं आ अथवा आ के बाद क्या आवे मित्रों, ओ अथवा औ आवे, ओ अथवा औ आवे तो क्या हो जाता है, ये आपका औ हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पकड़ लिए बात को। यही ध्यान रखना है कि वृद्धि के लिए आ अथवा आ के बाद ए अथवा आई आता है तो आई हो जाता है। यहाँ 1 चुनाई लगती है, उसकी मात्रा 2 चुनाई में दिखती है। आ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। एक खड़ पे ही यह 2 चुनाई हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, आइए उदाहरण पे ले चलते हैं। कृष्ण कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम। देखिए यही संधि स्थल है, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बताइए, कृष्ण धन एकत्वम। अब मन में आता है कि हम कृष्णा कर दें, अरे कृष्णा करेंगे तो दूसरा बोध होगा, द्रौपदी का बोध होने लगेगा। एकत्वम नहीं होता है, एकत्वम होता है जी। तो अब इसको तोड़िए, जब आप संधि विच्छेद कर लिए तब फिर तोड़ डालिए। क्या निकाल लेते हैं आप, आ को निकाल लेते हैं, इधर से आप एकत्वम ले लेते हैं। अब देखिए वही बात कि संहिता संज्ञा आ के बाद ए आ रहा तो क्या हो जाए, यहाँ आई हो जाए। तो इधर से क्या उतारेंगे, कृष्ण को उतार लेते हैं, इन दोनों के स्थान पे आई, इधर क्या बचा है, छठ के हम लोग बोलते हैं कत्वम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एकत्वम बोल देते हैं, जबकि क्या बचा है बताइए, ये कत्वम बचा है, यही आएगा।
अब इसको जोड़िए, तो इसके लिए 2 चुनाई इस पर लगाइए आप। यहाँ भले एक चुनाई है लेकिन मात्राएं इसकी 2 चुनाई होती हैं। कृष्णई, इधर से आप ले लेते हैं कत्वम, बन गया कृष्णैकत्वम। तो कृष्णैकत्वम पद में कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि है मित्रों। इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम, देखिए ये संधि स्थल यही है, तो तोड़िए, क्या टूटेगा? देव प्लस क्या बनेगा? ऐश्वर्यम होता है, न कि ऐश्वर्यम, ये ऐ होता है जी, क्योंकि शुद्ध ऐ से ही होता है। तो अब इसको तोड़ डालिए। जब आप देव को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है? इधर से ले लेते हैं ऐश्वर्यम, बन गई बात। तो अब बताइए, वही बात संहिता संज्ञा, अब वृद्धि से क्या हो जाएगा? आ के बाद देखिए ऐ आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ ऐ हो जाए। इधर से क्या आएगा आपका? देव, इन दोनों का स्थान पे ये तो आ ही गया है ऐ, इधर जो बचा है तो आधा स व यम स्वर्यम। अब इसको जोड़िए, जब जोड़ते हैं तो दे व के ऊपर कितनी चुनाइयाँ हैं? 2 चुनाई, क्योंकि इसकी मात्रा 2 चुनाई होती है। इधर से आपने स्वरियम कर दिया। तो देवैश्वर्यम पद में कौन सी संधि है? तो आपका जवाब आता है सर यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जी मित्रों, इसी तरह हम आपसे कहते हैं, ये दूसरा एक एग्जाम्पल बनाइए। जलौघ शब्द है, अ वाला भी, जलौघ, जलौघ, तो संधि स्थल यही है, तो तोड़िए, जल प्लस ओघ। अब देखिए आपके मन में आता है कि सर हम यहाँ औघा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ओघा माने होता है प्रवाह, ये ओघा होता है, न कि औघा होता है। जब आप जान गए तो इसको तोड़ डालिए। जब जल तोड़े क्या निकालिए बताइए? इधर से आप ओघा, वही बात संहिता संज्ञा कर दिए, और ये वृद्धि से देखिए आ के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाए? ये आपका औ हो जाए। तो इधर से क्या आएगा? जल, इन दोनों के स्थान पे आप औ ले ही लिए हैं, नो डाउट। इधर क्या बचा है आपका? घ। अब इसको जोड़ दीजिए, तो औ की मात्रा ल पे लगाइए, तो क्या हो जाएगा? जलौ, इधर से लाते हैं घ। तो जलौघ पद में कौन सी संधि है मित्रों? ये वृद्धि संधि है। ये किस सूत्र से? वृद्धि रेच सूत्र से। जी मित्रों, इसके बाद आपका एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है इको यणची। इको यणच। ये सूत्र कहता क्या है? ये कहता है अगर इसको तोड़ते हैं तो ये इकह, यण और अची, यहां पर विसर्ग का लोप हो गया है। इकह में षष्ठी का एक वचन है, यण में प्रथमा का एक वचन है, और अची में सप्तमी का एक वचन है। इसको स्थानीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय। और इसको आदेश कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे होते हैं, इसको निमित्त अथवा कारण कहा जाता है। समझ गए? अब प्रश्न ये उठता है कि आपके टेट में आया है कि इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई आता है, उ आता है, री आता है और लरी आता है। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? या आता है, व आता है, र आता है और ला आता है। इधर कौन आएगा? ध्यान दीजिएगा, इधर आपको ये कहना पड़ेगा मित्रों असमान स्वर। क्यों? क्योंकि यदि ई आ गया और ई आ गया, तब तो ई मिलकर दीर्घ ई होने लगेगा, तब तो आकाशवाणी हाईलाइट होने लगेगा। इसलिए इधर ये कहते हैं स्थानीय का कोई भी वर्ण हो, लेकिन इधर ये अच का हो, लेकिन कोई न कोई ये दूसरा वर्ण हो, सेम टू सेम वर्ण नहीं होना चाहिए। इसलिए इधर कह लिया जाता है इधर असमान स्वर परे हो। कौन सा स्वर परे हो? असमान स्वर परे हो। तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पर, री के स्थान पर और री के स्थान पे ला कर लिया जाता है। मित्रों, अब इसमें हमें आपको ध्यान देना होता है कि ये देखिए इक का स्थान जितना है एकदम 4 है, और यण का भी स्थान 4 है। तो स्थानीय और आदेश एकदम सेम टू सेम है। जब कहते हैं ये परमेश्वर होगा, तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पर, री के स्थान पर, री के स्थान पे ला। स्थानीय आदेश सेम होते हैं, तो वहाँ पर हमें आपको ध्यान देना है कि ई के स्थान पे यही क्यों होता है। इसलिए होता है मित्रों क्योंकि उच्चारण स्थान क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे ईचु यसानाम तालु,
उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ वकारस्य दंतोष्ठ रेटुरसानाम मूर्धा लितुलसानाम दंता। देख रहे हैं, तो ये उच्चारण स्थान की पैलटता के कारण, समानता के कारण ई का स्थान पे उ का स्थान पर, री का स्थान पर और री का स्थान पे ल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं ये दध्यत्र, कौन सा उदाहरण देते हैं, ये दध्यत्र उदाहरण देते हैं। तो देखिए अब आपको देखना है यहाँ पर क्या हुआ है, ई के स्थान पे यह हुआ है, तो ये यह देख रहे हैं यह व रल क्या होते हैं, हलंत होते हैं। यही बातें हमें आपको ध्यान रखनी होती है। और ये किसके स्थान पर हुआ है, ई के स्थान पर हुआ है, तो इसका मतलब इस धा में जो है ये इकार यदि लगा दिया जाए, उसी इकार के स्थान पे यकार ले लिया जाएगा। और यह देखिए आधा होता है, लेकिन यहाँ यह क्या है, पूरा है, तो इसका मतलब इसमें स्वर लगा हुआ है। तो इसको हल करते हुए आप अत्र को इधर बहरिया लीजिए। जब आप बाहर कर लेते हैं तो अब आप इसको तोड़िए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, तो ये आप कर लेंगे दध, इससे निकाल लेते हैं ई, इधर से लाएंगे आप अत्र। देख रहे हैं, तो अब ये देखिए आपका स्थानीय का वर्ण है कि नहीं भाई, है। और ये देखिए आपके ये कारण है, निमित्त है कि नहीं, आपका है ये, क्योंकि 9 अथवा 13 में आ रहा है अस्वर, तो इस एक के स्थान पर होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आप जो दीर्घ पढ़ रहे थे, गुण पढ़े, आप वृद्धि पढ़े कि 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक के स्थान पर एक होगा। तो इस एक के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह। इधर से आप किसको लेंगे, दध को, और ई के स्थान पर किसको लेंगे, यह को। इधर ये पूरा का पूरा उतर के आ जाएगा अत्र। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ते समय ध्यान दीजिए, धा के सामने क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो आधा ही रहेगा, और यह में जब आएगा मिल जाएगा तो यह आपका पूरा हो जाएगा, अत्र बन गया दध्यत्र। तो दध्यत्र पद में कौन सी संधि रही, दध्यत्र पद में ये यण संधि रही। इसी तरह कहते हैं मध्वरी, कौन सा उदाहरण देते हैं, मध्वरी का उदाहरण देते हैं। आइए मध्वरी को भी देख लेते हैं। मध्वरी पदे का संधि, मध्वरी, देखिए मध्वरी। मित्रों ध्यान दीजिए, यहां भी उ के स्थान पे वह हुआ है, उ के स्थान क्या हुआ, वह हुआ। इसका मतलब ये जो ध है इसमें उ की मात्रा लगाई जाए, तो मधु किया जाए कि मधु, अरे भाई मधु करिए क्योंकि इसका मीनिंग आ रहा है। और यहाँ केवल री किया जाए कि इसको हल करते हुए अरि कर दिया जाए, हल करते हुए अरि कर दिया जाए। तो अब इसको तोड़िए, ये आपका हो गया मध, इधर से क्या निकाल लेते हैं उ, और इधर से आप ले लेते हैं अरि। बातें बन गई। अब देखिए ये स्थानीय का वर्ण है कि नहीं, आइए समान वर्ण दिख रहा है कि नहीं भाई, तो इस उ के स्थान पर क्या हो जाए, वह हो जाए। तो इधर से क्या आएगा आपका मध, और उ के स्थान पर क्या आएगा वह, और इधर से आप ये पूरा का पूरा उतार लीजिए अरि को। अब इसको जोड़िए, जब जोड़ते समय म धा के सामने क्योंकि कोई स्वर नहीं है आधा ही रहेगा, और वह में आएगा मिल जाएगा तो वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। इधर से बन गया री, तो मध्वरी। तो मध्वर पद में कौन सी संधि रही मित्रों, ये यण संधि रही। इसी तरह कहते हैं एक उदाहरण है गुरुवादेश, कौन सा उदाहरण है, गुरुवादेश। आइए इसको भी दिखाएं, गुरुवादेश पद में कौन सी संधि है। देखिए गुरुवा देश है मित्रों, ये रेफ दिखाई दे रहा है, ये रेफ में ही ये उ होगा जिसके स्थान पे वह आया हुआ है। तो इसका मतलब रेफ को पहले नीचे लाइए, रेफ को आप नीचे लाते हैं और इसी में जो है उ लगाइए क्योंकि उ के स्थान पे ही वह आएगा। तो गुरु और वह को हल करते हुए निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे आप हल करेंगे ये वह को हल करिए, हल करके आप आदेशा को बाहर कर दीजिए, कर लिए गुरुधन आदेश है। अब इसको तोड़िए, तो आपने किया गुर, उ को बाहर निकाल लिया, इधर से आपने ले लिया आदेश है। क्या भाई बातें बनी। अब बताइए ये उ आपका स्थानीय का है कि नहीं भाई, आइए आपका असमान वर्ण है अच प्रत्याहार का, तो इसके स्थान पर क्या हो जाए, वह हो जाए। तो इधर से क्या आएगा आपका गुर, और उ के स्थान पे वह, और इधर से आपका पूरा का पूरा आदेश उतर के आ जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान पर ही यण से हो रहा है। अब इसको जोड़ते समय देखिए रेफ के बाद व्यंजन है, तो ये रेफ कहाँ जाएगा, व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। तो गो और उड़ंतुहार ऊपर ले जाइए, और वा को भी आधा रखिए, अभी वह आधा रहा, रेफ ऊपर रहा, जब ये आ आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इधर से देश बन गया आपका गुरुवा देश। पकड़ में आ गई बात।
इसी तरह कहते हैं री के स्थान पर र और री के स्थान पे ल। ध्यान दीजिए, इस पूरे री के स्थान पे ल होगा, अक्सर लोग भूल जाते हैं इस बात को। आइए इसके लिए है एग्जाम्पल देते हैं री वाला, जैसे कहते हैं धात्रंश। धात्रंश मित्रों देखिए, ये त्र में देखिए क्या क्या मिला है, त र अंग मिलके क्या बनता है, तरंग। ऐसे तो बनता है। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, ये तकार जो देख रहे हैं यही री लगा दे, री के स्थान पर र हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब इसका संधि विच्छेद ऐसा कर दिया जाए, धात्री, और इसको हल करते हुए अंश को बाहर कर दीजिए, धात्री धन अंश। अब इसको जब तोड़ते हैं, आप तोड़ेंगे तो ये धात हो गया, देखिए हल हो गया। अब इससे री निकाल लीजिए, और इधर से आप ले लेते हैं अंश। तो ध्यान दीजिए, ये री है, स्थानीय का वर्ण है, इधर अंग ये है, असमान वर्ण स्थानीय है, कहते हैं ये अच का है, तो इसके स्थान पर, री के स्थान पे क्या होगा, र होगा, आधा होगा। तो इधर से आएगा आपका धा त, और री के स्थान पे र, इधर से ले लेते हैं पूरा अंश। अब यहाँ पर देखिए जोड़िए आप, तो तारा अंग मिलके, तारा अंग मिलके क्या हो जाएगा, तरंग हो जाएगा। तो धा त आधा, र आधा, अंग आया तो ये डंडी खींचा और बिंदी लगा, बन गया धात्रंश। तो धात्रंश पद में कौन सी संधि रही, ये यण संधि रही मित्रों। ऐसे ही और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लृधन आकृति, लिकार वाला लृधन आकृति, लृ प्लस आकृति, ध्यान दीजिए आकृति। अब जानते हैं पूरे री के स्थान पे ल होता है, जबकि लोग क्या करते हैं, कहते हैं पहले ल तोड़ के री निकाली, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस पूरे री के स्थान पे आप क्या कर लेते हैं, ल कर लेते हैं, इधर से लाते हैं आप ये आकृति। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे ला में आ लाइए तो क्या बन जाता है, ला, इधर से कृति। लाकृति का मीनिंग क्या होता है, ये तिरछी आकृति। जैसे तिरछी आकृति में भगवान विष्णु ये कहते हैं क्या बजाते हैं, श्री कृष्ण जी बंसी बजाते हैं, और तिरछी आकृति में हम लोग फोटो भी खिंचाते हैं सब। तो लाकृति का मीनिंग क्या होता है, तिरछी आकृति। ये जानते हैं लाकृति से लोगों का दिमाग तवलकार में चला जाता है, गुण लगा के चले जाते हैं। अरे भगवान मेरे माई बाप, ये जब लाकृति पूछा जाएगा तो आपको यण लगाना है, और जब तवलकार पूछा जाएगा तो वहां पर गुण लगाना है। थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देख तो लो, समझ गए। संधि विच्छेद जो नहीं करते हैं उन्हीं का गलत होता है। यदि आप संधि विच्छेद करके करेंगे तो एकदम सही आएगा मित्रों। जी मित्रों, तो ये रहा आपका यण का आइडियाज। अब हम लोग चलते हैं, एक सूत्र है आव बचवा आव आव। कौन सा सूत्र है, आव बचवा आव आव, एचो आय अव आय और आओ, आव बचवा आव आव। मित्रों हो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो हम लोग क्लास दे रहे हैं आपको, डेमो क्लास, ये हम लोगों का ये सुपर टेट के लिए, और खास करके ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप टेट के हों अथवा सुपर टेट के हों, क्योंकि ये कारगर सिद्ध है, एकदम सत्य है कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। और आप जो है वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा, अपने मित्रों को बताते भी रहिएगा। और कहने के बाद ये मूल बिंदु ये है मित्रों कि टेट का भी बैच हम लोग दे रहे हैं ये, और सुपर टेट का भी बैच है, ये अनाउंस हो गया है 15 तारीख से। अब आप इसको देखते रहिएगा। यदि आपको संपर्क करना हो, समझ रहे हैं, तो आप STD91 पे है जाइएगा, ये अपने मोबाइल में है, एप्लीकेशन जो डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर आप जा करके इसको परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये डेमो है, इसको आप पढ़ते रहिएगा। यदि संपर्क करना हो, इससे विशेष बातों को यदि जानना समझना हो, तो इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। ये मोबाइल नंबर है, ये 9455 19191। एक नंबर तो ये है मेरे प्यारे मित्रों, और दूसरा नंबर है 7734 525। एक नंबर आपका ये है।
इस नंबर पे आप लोग यदि विशेष जानकारियां प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको इस पर है सारी सुविधा प्राप्त होगी, आप संपर्क कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और ये आप बढ़िया से पूरे जज्बा के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकदम झोंकते हुए इसको पढ़िएगा, और जहां आपसे थोड़ा सा भी कसर हो उसको आप जरूर हम लोगों से बताते रहिएगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम है कि एक भी बिंदु आपका छूटने नहीं पाएगा, फिर आप वह पूछेंगे क्या। इसलिए कोई भी बिंदु विशेष हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, एकदम कमर कस के तैयार हैं, और आप भी पूरा कमर कस के तैयार हो जाओ, इस युद्ध को जीत लेंगे मित्रों, समझ रहे हैं। तो इस नंबर पे आप संपर्क करते रहिएगा। आइए मित्रों, हाँ बैच में अनाउंस कर दिया हूँ, और ये अपने आप में है, ये टेट का भी बैच आपका चल रहा है, उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, और सुपर टेट का भी ये अनाउंसमेंट हो गया है, ये अभी हम लोग डेमो दे रहे हैं जी मित्रों। तो आइए हम लोग पुनः अपने सूत्र पे उतरते हैं, सूत्रार्थ पे चलते हैं। ये कौन सा सूत्र है मित्रों? ये सूत्र है आपका आव बचवा आव आव, एचो आय अव आय और आव। अक्सर लोग इसका वाचन नहीं कर पाते हैं, ध्यान दीजिए, यही नट बोल्ट दाबिए। एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह, एचो अयवा यावह। ये सूत्र कहता है कि एच के बाद यदि अच आवे तो ये प्रश्न उठता है, ये अच कहां से आया? तो आपका जवाब आता है कि सर ये ई को एणस से उधार में ले लिया गया है, अनुवृत्ति करा लिया गया है। तो एच में ए ओ आई और औ आते हैं, और अच में इधर सभी स्वर कह लीजिए, आ ई उ री री ए ओ आई और औ सभी स्वर आते हैं। तो क्रमशः ए के स्थान पर अय होता है, ओ के स्थान पर अव होता है, आई के स्थान पर आय होता है, और औ के स्थान पर आव होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, चाहे समान वर्ण आवे चाहे असमान वर्ण आवे, यहाँ केवल एच और अच का कंडीशन पूरा कर कर आ रहे हो तो क्रम से अय अव आय और आव हो जाते हैं। यहाँ भी देखिए ये हलंत होते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। जैसे उदाहरण देते हैं, हरे धन ए, तोड़िए इसको, हर हो जाता है, ए को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोनों वर्ड समान हो गए कि नहीं भाई? लेकिन ये आपका एच का है और ये आपका अच का है, कंडीशन पूरा करा रहा है। तो इस एच के स्थान पे मेरे प्यारे मित्रों क्या कर लेते हैं? अय कर लेते हैं, और इधर से आप हर को उतार लेते हैं, और इसके स्थान पर क्या लेंगे? अय लाएंगे, और इधर से आप इसको ए को उतार लेते हैं। अब इसको मिलाइए तो र में आ या, देखिए र आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अय्या में ए लगेगा तो ये भी क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। तो हरय पद में कौन सी संधि है? तो हरय पद में ये अयास संधि है जी मित्रों। इसी तरह कहते हैं नायक शब्द बनाते हैं। नायक शब्द कौन सा शब्द है? नायक शब्द बनाते हैं। जैसे आपके सामने आता है नायक, नायक नहीं खलनायक है वो। तो आइए नायक को देखते हैं। नायक, नायक है, देखिए आय दिखाई दे रहा है, तो आय दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अय होना चाहिए। तो ना के ऊपर अय की मात्रा लगा दीजिए। यहाँ भले एक चुनाई है लेकिन मात्रा में दो चुनाई हो जाता है। अब यह को हल करते हुए ये अकह कर दीजिए। अब इसको तोड़िए तो ना को हल करते हैं, अय को निकाल लेते हैं और अकह कर लेते हैं। अब बताइए इस अय के स्थान पर एच के स्थान पे क्या हो जाए? ये आय हो जाए। तो इधर से ना हल और अय के स्थान पे क्या आएगा? आय, इधर से आपका अकह। जोड़ दीजिए इसको, ना में आ लाइए, ना या में आ लाइए, कंप्लीट कराइए, कह बन गया नायक है। ये बन गया आपका नायक है। समस्याएं क्रिएट होती हैं मित्रों जब नायक बना लिए तो नायिका में। आइए नायिका को भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। नायिका, नायिका किसको केवल यह दिख रहा है, किसको आय दिख रहा है? आय दिख रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आय के स्थान पे इसका मतलब ना के ऊपर दो चुनाई गढ़ी जाए तभी वो आय होगा। इसको हल करते हुए ये ई को बाहर निकालिए, ई का कर दीजिए, तोड़िए, तब नई आई, इसके बाद ई का।
तो ये आप देख रहे हैं एच का है कि नहीं, इसके स्थान पर आप क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे। तो इधर से ना हल और आई के स्थान पर क्या आएगा मित्रों, आय, इधर से क्या आएगा आपका ई का। अब इसको जोड़िए तो ना में आ लाइए ना, या में ई लगाइए ई, आपका बन गया आपका नायिका। तो नायिका पद में कौन सी संधि है, ये अयास संधि है मित्रों। इसी तरह एक शब्द है पवन शब्द है। कौन सा शब्द है, पवन शब्द है। देखिए केवल वह दिख रहा है कि अन दिख रहा है। यदि आपको हो अव दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अव कहाँ होता है, ओ के स्थान पर। इसका मतलब पा में ओ की मात्रा लगा दी जाए और इसको हल करते हुए ये अन को बाहर निकाल लीजिए। अब इसको तोड़िए तब पहल ओ, और इसके बाद इधर से आप ले लेते हैं अन। तो ये आपका एच है, इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अव हो जाएगा। तो पहल ओ के स्थान पर आओ, इधर से क्या लेते हैं, अन लेते हैं। अब इसको जोड़ डालिए तो प में आया कंप्लीट, व में आया कंप्लीट, इधर ना बन गया आपका पवन। पवन शब्द में कौन सी संधि है, ये अयास संधि है मित्रों। इसी तरह एक शब्द है पावक। कौन सा शब्द है, पावक। ये भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। पावक, देखिए आपको वह दिख रहा है कि आव दिख रहा है, आव दिख रहा है तो आव किसके स्थान पर होता है, अव के स्थान पर। इसका मतलब प के ऊपर अव की मात्रा लगा दी जाए और इधर से आप अकह कर लें। जी मित्रों, अब इसको आप तोड़िए तब पा को हल करते हैं, अव को बाहर निकाल लेते हैं और इधर से अकह कर लेते हैं। अब बताइए ये एच का है तो इसके स्थान पर क्या हो जाए, इसके स्थान पर आव हो जाए मित्रों। तो पहल और अव के स्थान पर क्या लेते हैं, आव लेते हैं और इधर से आप अकह ले लेते हैं। इसको आप जोड़िए तो पा में आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा पा, अब वा में आया कंप्लीट हुआ, अब कह आपका बन गया ये पावक। तो पावक पद में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब आता है सर ये अयास संधि है। जी मित्रों, इसके बाद एक सूत्र आता है ये पूर्व रूप स्वर संधि। इससे भी आपके कहा गया है, इससे भी प्रश्न आपके टेट में, भूतपूर्व टेट में पूछा गया है। और सूत्र है इंगः पदान्तादति। इंगः पदान्तादति। ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र कहता है कि ए अथवा ओ कैसा हो, पद का हो, नाम का हो, संज्ञा का हो, और यदि अत परे हो अर्थात हरस्व आ आवे तो इस हरस्व आ के स्थान पे ये अत होता है मूल शब्द। इसका रूप चलता है सप्तमी में, एक वचन में अति हो जाता है। और यहाँ तप्रत तत्काल से ये स्वयं हरस्व आकार का ही बोधक होता है। तो ये हरस्व आकार क्या हो जाए मित्रों, ये अपना अंश मात्र छोड़ दे, ये ढोड़ावा सांप हो जाए, कोबरावा सांप हो जाए, विशैलवा सांप हो जाए। देखिए आ अपना अंश मात्र छोड़ देता है। ऐसा हम लोग बहुत देखे हैं साहित्य के ग्रंथों में, लेकिन नहीं जान रहे थे कि अच्छा ये पूर्व रूप स्वर संधि है। अब पूर्व रूप आप लिखते हैं उसमें भी देखिए सांप बैठा देते हैं, या देखिए पूर्व रूप। ऐसा कंडीशन ए और ओ पद का होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ये बालो अपी, बालो अपी। देखिए मित्रों, ये बालो नाम का है, संज्ञा का है, हरस्व आकार दिखाई दे रहा है। इसको पट से कन्वर्ट करिए अवग्रह में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा बालो अपी। तो बालो अपी में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब आता है सर ये पूर्व रूप स्वर संधि है, ये ढोड़ावा सांप वाली संधि है। ऐसे ही सारे हमारे मित्र, सारे बंधु सॉल्व करके आए थे, सब फोन कर करके बता रहे थे सर वो सपवा वाला आया था, बिछिया वाला आया था। जी मित्रों, ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूं सो अपी, सो अपी, देखिए क्या बन जाएगा, ये सर्वनाम है। सर्वनाम भी तो संज्ञा का ही स्थान लेता है। हरस्व आकार दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पे अवग्रह करिए तो क्या बन जाएगा, ये आपका सोप बन जाएगा। तो सोप पद में कौन सी संधि है, तो ये पूर्व रूप स्वर संधि है। किस सूत्र से, तो इंगः पदान्ताद से। इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं कि हरे धन अव, हरे धन अव, अब आप कहेंगे कि यहाँ अयाद होगी, अयाद बनाएंगे तो ये आपको सांप वाली स्थिति नहीं दिखेगी। यहाँ एक स्थान पे तब आय करेंगे तो बनेगा वो भी, लेकिन तो वो सांप वाली स्थितियां नहीं होंगी। तो ये देखिए ए है, नाम का है, संज्ञा का है, ये हरस्व आ को अवग्रह करिए तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा हरे वह। बन गई बात। इसी तरह मैं आपसे कहूं विष्णु,
विष्णु धन औ। मित्रों विष्णु में क्या दिखाई दे रहा है? ओ दिखाई दे रहा है, इधर ह्रस्व, यहाँ पर अवग्रह करिए तो क्या बन जाएगा? ये बहुत ही आसान है, बहुत सहज है, विष्णु औ। ध्यान दीजिएगा, इधर आपका ए अथवा ओ होना चाहिए, नाम का होना चाहिए, संज्ञा का होना चाहिए, पद का होना चाहिए, और द्वितीय शब्द जो है आप ही करिए चाहे अव करिए अथवा दुनिया का कोई भी शब्द लाइए, लेकिन ह्रस्व आ से शुरुआत होनी चाहिए और उसी ह्रस्व आ को ये अवग्रह बना देंगे और आप कहेंगे कि ये कौन सी संधि है? ये पूर्वरूप स्वर संधि है। जी मित्रों, इस प्रसंग को यहीं पर विराम लेते हैं। इसके बाद हम लोग ये है दूसरे वीडियोज में और ऊर्जा के साथ मिलेंगे मित्रों। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं, ठीक है, ओके, नमस्कार, बाय बाय।